हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से निहारिका क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, शॉर्ट में कहूँ तो डीपीएसपी। डीपीएसपी के हमने अनुच्छेद 44 पढ़ लिए हैं। कुछ एक अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं, 39 के हो गया, यानी 39 के हो गया, 43 के हो गया, ठीक है। उस 43 के और खे वाला आप थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेना, और 44 हो गया, इन सभी चीज़ों का, और प्रस्तुति सहायता वाला हो गया, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, इन सभी अनुच्छेदों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। और यही बार बार पूछे जाते हैं। और जितने भी सब क्लोज हैं, जितने भी सब क्लोज हैं यानी 39 के खे, ये सभी तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा जैसे ग्राम पंचायतों का गठन हो गया, अनुच्छेद 40 हो गया, तो वो भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इनको आपने ध्यान रखना। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आर्टिकल 44 सिविल कोड ऑफ द कंडक्ट यानी समान नागरिक संहिता, जो कि कहाँ पर लागू हो रही है अभी वर्तमान में, भारत के किस राज्य में? गोवा में। अब हम इससे आगे की बात कर रहे हैं, और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। और अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 45 ये कहता है कि बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करना चाहिए। देखो, इस चीज़ को लागू करने के लिए, प्रवर्तनीय बनाने के लिए हमने मूल अधिकारों में एक प्रावधान किया। क्या किया? 21 के जोड़ा हमने, ठीक है, 21 के जोड़ा। और उसमें हमने ये कह दिया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यहाँ पर एक और प्रावधान इसमें शामिल है, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारों में इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, और भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों में उसका प्रावधान कहाँ पर है? तो आपको क्या बताना, अनुच्छेद 45 में इसका प्रावधान है। इसमें वो बच्चे भी आ जाते हैं जो जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष की होती है। तो इन बच्चों का ध्यान कौन रखेंगे? 0 से 6 वर्ष वाले, इनके अभिभावक कौन रखेंगे? इन बच्चों के माता पिता और अभिभावक, इनका क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। इनकी शिक्षा का पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी होगी। तो राज्य उन्हें निर्देश ही दे सकता है ना कि भाई आप अपने बच्चों का ध्यान रखो, फोर्स तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान किया गया है। अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ें, अनुच्छेद 46 ये क्या कहता है? देखो, ये जो है ना, ये उदारवादी विचारधारा है कि बच्चों के लिए भी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए, ठीक है, अनिवार्य होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये बोलता हूँ कि उदारवादी, समाजवादी, गांधीवादी। गांधीवादी का तो समझ में आता है कि वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। गांधी जी के ऐसे थॉट थे कि गांव कैसा होना चाहिए, उसमें कुटीर उद्योग होना चाहिए, ठीक है। उनकी एक पूरी व्यवस्था है, वो मतलब वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की व्यवस्था तक बना के जाते हैं अपने विचारों में, ठीक है, अपने थॉट्स में, अपनी किताबों में। उनके जितने भी लेख हैं वो बताते हैं कि पहले एक राज्य होना चाहिए, फिर मंडल होना चाहिए, पहले गाँव, फिर मंडल, और मंडल से फिर राज्य, राज्य से देश, और फिर देश के भी ऊपर एक विश्व संघ होना चाहिए। तो उनकी एक पूरी व्यवस्था है। जो उनके विचारों से मेल खाते हैं वो गांधीवादी हो गए। समाजवादी क्या है? समाजवादी वे विचार हैं जो समाज को प्रधान रखते हैं, व्यक्ति को नहीं, समाज को मुख्य मानते हैं कि भाई समाज का उद्धार हो, समाज के लेवल पर सभी का अच्छा हो, चाहे वो पिछड़े हो, दलित हो, ठीक है, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, तो सामाजिक स्तर पर सब बराबर हो। लेकिन उदारवाद का क्या मतलब? उदारवाद का मतलब है कि जहाँ पर व्यक्ति प्रधान हो, समाज नहीं व्यक्ति, जैसे महिलाओं का उत्थान हो, पुरुषों का उत्थान हो, बालकों का उत्थान हो, तो जहाँ पर व्यक्ति प्रधान हो जाता है वहाँ उदारवाद आ जाता है। जहाँ पर समाज प्रधान है वहाँ पर समाजवादी विचारधारा आ जाती है। और जहाँ पर जो है गांधी के विचारों से लिए गए जितने भी अनुच्छेद है वो गांधीवादी विचार कहलाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्बल वर्ग, ठीक है, वीकर सेक्शन है। और अभी वीकर सेक्शन के लिए भी क्या बनाया गया है? 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो और दुर्बल वर्ग हो, उन सभी के लिए किसकी? शिक्षा व अर्थ की व्यवस्था। तो शिक्षा के लिए तो वो व्यवस्था कर ही रहे हैं। अर्थ की व्यवस्था कैसे? कि कोई अगर 30,000 20,000 फीस भर रहा है SC/ST का बंदा, तो उसे क्या है, वापस वो फीस है रिफंड हो जाती है, ठीक है, उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है। संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी लगातार आपको इन्हें बढ़ाना होगा ताकि सभी तक शिक्षा व्यवस्था पहुंच जा सके, और अनुसूचित जाति, जनजाति यानी SC/ST वाले जो वर्ग हैं वो इस शिक्षा से जो है दूर ना रहे और उनका भी सामाजिक उत्थान हो सके। तो ये जो है समाजवादी विचारधारा। कैसी विचारधारा? समाज। आप इसको गांधीवादी में भी रख सकते हैं। गांधी भी जो है पिछड़ों का और दलितों का उद्धार चाहते हैं। अनुच्छेद 47 क्या कहता है
कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को यानी लाइफ स्टाइल को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य की ये ड्यूटी होगी कि वह लोगों का जो पोषाहार स्तर है उसको बढ़ाए, ठीक है। उसके अलावा उनका जीवन स्तर सुधारें, ठीक, और उस लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। लोक स्वास्थ्य के संबंध में हमने कई योजनाएं देखी है, जैसे आयुष्मान भारत योजनाएं हो गई, ठीक है। उसके अलावा जैसे मुख्यमंत्री गहलोत के समय चिरंजीवी योजना थी, वो हो गई। तो हमें अलग अलग ऐसी स्कीम देखने को मिलती है जिसके द्वारा लोक स्वास्थ्य को भी सुधारने की कोशिश की जाती है। जैसे टीका लगाया जाता है, ठीक है, माँ के भी टीका लगता है जब वो गर्भवती होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर निरंतर टीके लगते रहते हैं। तो ये क्या करती है, जैसे पोलियो की स्कीम हो गई, ये लोक स्वास्थ्य का सुधार का काम करती है। तो इसके संबंध में राज्य काम भी कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर की बात करता है। अच्छा, पोषाहार स्तर की बात करूँ तो बच्चों को मिड डे मील भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मिड डे मील। ये क्यों दिया जाता है? ताकि बच्चों को जो है उनका जो पोषण स्तर है उनमें किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी ना रहे, ठीक है। तो इसलिए मिड डे मील का भी इसके अनुच्छेद के तहत ही प्रावधान किया गया है। अब साथियों बढ़ते हैं अनुच्छेद 48 की तरफ, अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48 की तरफ, ठीक है। क्या कहता है? ये कहता है कि कृषि व पशुपालन का संगठन किया जाए। ये देखो फिर से गांधीवादी विचार आ गया। तो खेती को और पशुओं को कौन महत्व देते हैं? गांधी जी महत्व देते हैं। तो ये गांधीवादी विचार है और गांधीवादी विचारों को नीति निर्देशक तत्वों में जगह दी गई है। कृषि व पशुपालन, कृषि और पशुपालन का संगठन होना चाहिए, यानी खेती को वैज्ञानिक बनाना होगा। आपको क्या बनाना होगा? वैज्ञानिक बनाना होगा। उसके अलावा खेती को आपको साथियों आधुनिक बनाना होगा, ताकि जो है जिनके पास जोत कम है या जिनके पास ज़मीन कम है वो भी जो है क्या कर सकें, थोड़ा जो है मुनाफा या लाभ प्राप्त कर सके खेती से, कम ज़मीन वाले। पशुपालन का हमें स्तर सुधारना होगा। क्या करना होगा? पशुपालन का स्तर सुधारना होगा, ताकि जीव हत्या जो है क्या हो, कम से कम क्या हो, जीव हत्या या गौ हत्या बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये प्रावधान होता है अनुच्छेद 48 के अंदर। अगला अनुच्छेद 48 के, ठीक है। अगला अनुच्छेद कौन सा है? 48 के। अब साथियों इस अनुच्छेद 48 के का जो प्रावधान है ना, ये इमरजेंसी का दौर है। फिर से याद दिला दूँ आपको, पिछली क्लास में भी बताया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उस समय इस अनुच्छेद को जोड़ा गया और इसमें ये बताया गया कि आपको क्या करना होगा? पर्यावरण का संरक्षण करना होगा और संवर्धन करना होगा, उसे बढ़ाना होगा। वन तथा वन्य जीवों की भी रक्षा करनी होगी। इसके संबंध में वन्य जीव अधिनियम 1972 आया था, 1976 आया था, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य वाला। तो ये प्रावधान इंदिरा गांधी की सरकार ने जोड़ा था, ठीक है। इमरजेंसी के बाद की ये बातें हैं। 48 के जोड़ा, उसके तहत ये कहा गया कि हमें पर्यावरण का संरक्षण, ये भी उदारवादी विचार है, और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करनी होगी। इसके आगे अगर मैं बात करूं साथियों, तो अगला अनुच्छेद है 49। और देखो, एक तो मैंने बोला ही था जितने भी उपखंड है, किसी भी खंड का उपखंड, यानी जैसे 48 का के, ये तो सभी इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा कोई विशेष बात हो किसी अनुच्छेद में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ऐसे ही याद करना है। बहुत ही कम पूछे जाते हैं, पर पूछने का तरीका आपको पता चल गया तो आप एग्जाम में कभी गलत नहीं करोगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जैसे अनुच्छेद 39 है, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, संस्मारक यानी स्मारकों का, स्थानों का और वस्तुओं का संरक्षण करना होगा। यानी चाहे महाराणा प्रताप का भाला हो, चाहे चित्तौड़ का किला हो, चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे ताजमहल हो, आपको उन सभी का संरक्षण करना होगा, ठीक है। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 49 में किया गया है। याद रखना, सीधा सीधा किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 51 यानी आर्टिकल 50 और 51 बहुत ही अलग तरीके के आर्टिकल हैं, और ऐसी बात अनुच्छेद में संविधान में कहीं और लिखी नहीं गई है, ठीक है। ये बातें संविधान में कहीं भी और देखने को नहीं मिलेगी। ये क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यहाँ पर शक्ति का विकेंद्रीकरण हमें देखने को मिलता है, शक्ति पृथक्करण हमें देखने को मिलता है। एकमात्र अनुच्छेद है
जो शक्ति पृथक्करण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, यानी शक्तियों के बंटवारे की बात करता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, वह किसी भी रूप में एक दूसरे से बंधी हुई नहीं है। तो ये एकमात्र अनुच्छेद है जो ये बात लिख रहा है संविधान में, ठीक है, और राज्य को निर्देश देता है कि आप न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों का अलग अलग पृथक्करण करेंगे। अनुच्छेद 51 भी 51 भी अपने आप में विशेष है। कैसे हैं देखो, अनुच्छेद 51 ये क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करनी होगी। ये क्या है? ये भारत की विदेश नीति है। अगर कोई पूछ ले कि भारत की विदेश नीति भाग 4 के किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है, तो अनुच्छेद 51 क्या है? ये भारत की विदेश नीति है भाई, फॉरेन पॉलिसी। कैसे कि आपका काम क्या होगा, आप अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए काम करोगे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के काम करोगे। हिंदुस्तान का ये काम होगा जहाँ पर भी शांति व्यवस्था नहीं है वहाँ शांति की स्थापना करें और उस पक्ष में खड़ा रहे जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करे और खुद भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय शांति की और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की लगातार अभिवृद्धि करे। ठीक है, ऐसा वातावरण पैदा करे कि शांति और सुरक्षा की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी रहे। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि हिंदुस्तान की विदेश नीति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो एकमात्र अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और मुझे लगता है कि डीपीएसपी जो है वो यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, डीपीएसपी। अब मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो लिख के लेके आया हूँ जो आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये बड़े ही ज़रूरी पॉइंट है। अक्सर क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, और डीपीएसपी है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। राज्य तो चाहता है कि मैं ये करूं और मूल अधिकार उन्हें वो करने से रोक देता है। राज्य चाहता है कि मैं सिविल कोड ऑफ कंडक्ट यानी समान नागरिक संहिता लागू कर दूं। मूल अधिकार कहता है कि नहीं नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उसके धार्मिक रीति रिवाज, संस्कृति, पंथ निरपेक्षता, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, ये जो मूल अधिकार है ना और डीपीएसपी, ये तो हैं देश के व्यक्ति के मूलभूत, क्या है, ये हैं व्यक्ति के मूलभूत, ऐसे शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, और ये हैं देश के शासन के मूलभूत। ठीक है, ये चीज़ें आपको बस ध्यान रखनी है। उसी प्रकार से फंडामेंटल राइट जो है वह प्रवर्तनीय है। क्या है? प्रवर्तनीय है। और ये क्या है? अप्रवर्तनीय। अगर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते। इसके विपरीत ये जो हैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो 32 में और हाई कोर्ट की बात करूं तो 226 में। इन दोनों अनुच्छेदों के तहत आप जो है न्यायालय द्वारा इसको प्रवर्तित करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, ये एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। किसकी? राजनीतिक लोकतंत्र की। किसकी स्थापना करते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र की। वहीं ये सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। किसकी? सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं साथियों, तो ये जो है ना, चलो ये बात होगी। अब दूसरी बात करें कि ये नकारात्मक प्रवृत्ति है एक तरीके से, ये राज्य के विरुद्ध मुख्य रूप से, मैंने फंडामेंटल राइट जब पढ़ाया था तब भी बोला था इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है। ये रोकते हैं, ये प्रतिषेध लगाते हैं, ये बोलते हैं नो। और इनकी जो प्रवृत्ति है वो क्या है? सकारात्मक है कि भाई आप महिलाओं के लिए ये करो, बच्चों के लिए ये करो, कामगारों के लिए ये करो, ठीक है, मजदूरों के लिए ये करो, गाँवों के लिए ये करो। तो इनकी जो प्रवृत्ति है वो सकारात्मक है। एक इनमें एक और चीज़ मैं आपको लिखाना चाहूँगा, क्या रह गई एक चीज़, कि इन्हें जो है ना संविधान विशेष संरक्षण देता है। क्या है? स्पेशल प्रोटेक्शन देता है, विशेष संरक्षण देता है, लेकिन इनके संबंध में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। और अंतिम बात मैं यही कहना चाहूँगा कि साथियों, इन्हें तो विशेष संरक्षण है, इन्हें नहीं है। और ये जो है ये स्वतः ही निलंबित हैं, लेकिन इन्हें जो है कोर्ट जो है इनकी रक्षा करता है और ये अपने आप में स्वतः निलंबित हैं। तो ये कुछ बातें थी जो डीपीएसपी के और मूल अधिकारों के अंतर के रूप में हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारा डीपीएसपी वाला भाग 4 पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे साथियों मूल कर्तव्य, भाग 4 के
कहाँ पर पढ़ेंगे? भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में हम 11 मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। आपसे एक ही उम्मीद है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, कुछ पूछना है तो भी कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें कि मुझे पता चल रहा है कि आप शेयर नहीं कर रहे हैं मेरी इतनी मेहनत के बावजूद भी। तो मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।